स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? और 2029 का, अच्छा 2023 का जो पेपर है उसको ऑलरेडी हम डिस्कशन कर रहे थे। काफी क्वेश्चन इसमें पढ़ लिए, आज आगे बढ़ते हैं उसमें। 36 नंबर के क्वेश्चन को एक बार दोबारा से डिस्कशन करेंगे, उस दिन थोड़ा सा सही से नहीं हो पाया इसका। प्लीज आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। और ध्यान रखना, बताते समय अगर एक भी पॉइंट अगर आपको लगे कि समझ में नहीं आया, प्लीज जस्ट आप कमेंट बॉक्स में, जो चैट बॉक्स है उसमें मैसेज कर देना। क्योंकि मेन टारगेट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। चाहे हम 10 क्वेश्चन करें, लेकिन 10 क्वेश्चनों की जो अलग अलग मेथड है वो आपको एकदम एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए, और उन्हीं को आपको अलग मेथडों में अप्लाई करना है। ये बात फिर ध्यान रखना है, यूपीएससी ने 2023 का पेपर सच में ही काफी टफ था। स्पेशली ह्यूमैनिटी वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा टफ लग रहा होगा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से लगभग लगभग मैथ के 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर किसी ने पहले नहीं पढ़े होंगे तो उस पे वहां पर उनका सॉल्व होना बड़ा ही डिफिकल्ट था। लगभग 50 से अबव क्वेश्चन, 50% से अबव क्वेश्चन ऐसे थे। इसलिए सीसेट रियली में बहुत ज्यादा टफ रहा 2023 का। 2024 में देखते थे कि लोग पढ़ रहे हैं इसको और इसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे, और बहुत सारी चीजें लोगों ने पहले से तैयार कर रखी है। तो यदि लेवल बढ़ता भी है तो लोगों को ज्यादा नया नहीं लगेगा, तो ज्यादा टफ नहीं लगेगा कुल मिला के, क्योंकि ऑलरेडी लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए कट ऑफ भी अच्छी खासी रह सकती है। देखो 36 नंबर का क्वेश्चन आपके समक्ष स्क्रीन पे खुला हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर पहली बार अगर किसी ने इसी प्रकार के मेथड को नहीं पढ़ा, अगर कभी ये चीज नहीं देखी, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो 36 का ये ऐसे मेथड के क्वेश्चन यूपीएससी ने 3 पूछे इसी पेपर में। मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो देखोगे 1 और 2 जो पीवाई की 2023 का उसको देखिए, उसमें इसके 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद ये 30 सेकंड का सवाल है, एक बार क्वेश्चन पकड़ लोगे आप तो आपको ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, जस्ट 30 सेकंड का सवाल है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा धैर्य से। देखो क्या कह रहा है कि किसी डिब्बे में 14 काली ब्लैक गेंदें हैं, 20 आपकी नीली गेंदें हैं, 26 आपकी हरी गेंदें हैं, 28 आपकी क्या है, पीली है, 38 आपकी लाल है, और 54 आपकी सफेद गेंद है। यानी कि ये कोई डिब्बा है, इसमें रेड भी है, ब्लैक भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, रेड है, और व्हाइट जो भी है सभी है ना, सभी आ गई। 1 2 3 4 5 6 कलर की आ गई। ठीक है, 6 कलर की इसमें बेसिकली आपकी बॉल आ गई 6। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के आपको सही देना है कि जो स्टेटमेंट दिया है, कई बार तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से बन जाता है, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, है ना। ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अपने आप में क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। यहाँ इन्होंने स्टेटमेंट के हिसाब से दे दिया इसको टफ बनाने के लिए, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन में से 2 चीजें सॉल्व करनी पड़ रही है। अदरवाइज इसका एक क्वेश्चन पिछले आप देखोगे लगभग पिछले 10 नंबर के क्वेश्चन तक आप देखोगे, इसमें एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इसका। देखो जब भी ऐसा सिचुएशन आया, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्या कह रहा है, यदि डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडमली आंख बंद करके, कौन सी एन गेंदें इस प्रकार से निकाली जाएं कि उनमें से कम एक रंग का एक पूरा समूह, मतलब एक रंग की पूरी गेंदें निकल जाए, एक रंग की पूरी गेंदें निकल जाए, है ना, पूरा समूह हो जाए, तो एन में लघुत्तम के मान 175 होगा। अब देखो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय हम सबसे खराब सिचुएशन लेके चलते हैं, रोस्ट कंडीशन। मान लो डिब्बे में मैंने डिब्बे में हाथ दिया और जब निकाला तो सबसे पहले 14 में से मान लो मैंने 13 लगातार गेंद निकाली और ब्लैक निकली। अभी तक मैंने एक ब्लैक छोड़ दी, मतलब नहीं निकली मान लो, क्योंकि मैं सबसे खराब सिचुएशन लेके चल रहा हूँ। क्योंकि मुझे क्या करना है कि ग्रुप, मतलब ये कह रहा है कम से कम एक समूह पूरा होना चाहिए। अगर मैं पहली बार में 14 निकाल दूंगा तो ये तो लकी वाली सिचुएशन हो जाएगी। मैंने हाथ दिया और पहली बार में अगर 14 गेंद निकल गई तो एक ग्रुप है आपका ब्लैक का, वो कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन। लेकिन मैं सबसे खराब सिचुएशन लेके चलूंगा। मान लो मैंने डिब्बे में हाथ डाला, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 13 टाइम तक जब मैंने हाथ डाला तो मेरी ब्लैक निकल पाई। लेकिन जब 14 टाइम मैंने हाथ डाला ब्लैक नहीं निकली, इसका मतलब ब्लैक का ग्रुप नहीं बन रहा है। फिर दोबारा मैंने हाथ डाला, तो दोबारा मैंने हाथ डाला तो 20 गेंद अगर ब्लू की है तो मेरे हाथ डाल के सबसे खराब सिचुएशन ये है कि हाथ डालने पर 19 ही निकल पाई, एक नहीं निकली। एक निकलते ग्रुप पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं सबसे खराब सिचुएशन को लेकर चल रहा हूँ। फिर दोबारा मैंने हाथ डाला उस बॉक्स में, डिब्बे में, तो 26 की जगह 25 ही आपकी ये निकल पाई। कौन सी निकल पाई दोस्तों? 25। 25 आपकी ग्रीन निकल पाई, 26 नहीं निकल रही, क्योंकि 26 निकलते ही ग्रुप पूरा हो जाएगा ग्रीन का, और हमें ग्रुप पूरा नहीं करना है क्योंकि खराब सिचुएशन लेके चलना है। फिर दोबारा आपने हाथ डाला, येलो की कितनी निकल पाई आपकी? मान लो 27, 28 निकल पाई। फिर दोबारा डाला तो रेड की 38 की जगह कितनी निकल पाई? 37।
फिर हाथ डाला तो इसकी 54 की जगह कितनी लिखा हुआ है, 53। लेकिन अभी तक ग्रुपिंग नहीं बन पाई, कोई सा भी कलर 100% ग्रुपिंग में नहीं आया, कोई भी कलर पूरी तरह नहीं। तो इस तरीके से देखो कितने हो गए, तो मैंने इतने अटेम्प्ट किए, ये अटेम्प्ट हो गए, इनको जोड़ोगे आप तो ये अटेम्प्ट आएंगे 100, लगभग लगभग आप देखोगे 174 अटेम्प्ट। काउंट करो एक बार, है नहीं 174 होंगे, आप काउंट करो इसको, ये 174 अटेम्प्ट है। देख लो 13 19 कितना हो गया आपका, 13 19 कितने हो गए आपके 32, 25 कितने हो गए आपके 57, फिर 36 जोड़िए, इनको 174 आएगा, प्लीज काउंट इट, 174 आएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब मैंने 174 अटेम्प्ट मार लिया। अब मैं जैसे किसी भी हाथ, कोई सी भी मेरे हाथ से गेंद निकलेगी, कोई सी भी बॉल निकलेगी, वो कोई ना कोई ग्रुप को पूरा कर देगी। मान लो मैंने हाथ डाला, अचानक से मेरी रेड निकल गई, तो रेड वाला ग्रुप पूरा हो जाएगा। इसका मतलब मुझे एक अटेम्प्ट और करना है, तो मिनिमम 175 में अटेम्प्ट करूंगा। अगर मिनिमम एन गेंद निकालूंगा, मैं 175 गेंद निकालूंगा, तो डेफिनेटली है कलर का एक ग्रुप पूरा हो जाएगा। इट्स मीन फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट हो प्लीज बताइए। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको सबसे वर्स्ट सिचुएशन लेके चलनी है, और सबसे दुर्भाग्य वाली सिचुएशन है कि जब भी मैं हाथ डाल रहा हूं, 13 तक तो मेरा ब्लैक निकल जाता, लेकिन 14 में नहीं निकल पाती ब्लैक। फिर मैं हाथ डालता ब्लू निकल जाता, लेकिन पूरी ब्लू नहीं निकल पाती। तो मैं ऐसे क्यों करूं, मैं सबसे खराब सिचुएशन को लेकर चल रहा हूं। तो मैंने अटेम्प्ट मारा, 174 बॉल बाहर निकाल दी, लेकिन एक भी कलर को मैं ग्रुपिंग नहीं कर पाया। ठीक है, इसका मतलब मेरा क्या हुआ, मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन जैसे ही मैं 175 में हाथ डालूंगा उसमें बैक्स में, अपने आप मेरा एक कलर पूरा निकलेगा, कोई सी बॉल निकल एक कलर पूरा हो। ठीक है, यहां तक प्लीज किसी को कोई डाउट, मैं अगला इसका जो है उसको क्लियर करता हूं। यहां तक डाउट है किसी को? अगला दूसरा पूछिए, अब क्या कह रहा है ये दूसरा। यदि मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, आपको पता ही, तो दूसरा, यदि डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली एम गेंदें इस प्रकार से निकाली जाए कि उनमें हरे रंग की कम से कम एक गेंद अवश्य निकले, ग्रीन रंग की, सॉरी हरे का मतलब नहीं, हरे रंग की, हर रंग की गेंद, अच्छा हर रंग की गेंद निकालने बोला है उसने। इसका एक बार इंग्लिश पढ़ने दो मुझे। इंग्लिश नीचे होगा इसका, एक मिनट से इंग्लिश पढ़ लेता हूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा यहाँ है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एम दैट एनी एम बॉल ड्रम फ्रॉम द बॉक्स randomly मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन ऑफ बॉल ऑफ ईच कलर। मतलब हर कलर की एक बॉल होनी चाहिए। ठीक है, सो मतलब आप ऐसे निकालो, अब मान लो आप ऐसे हाथ डालो, मतलब ऐसे निकालो बॉलों को कि एक कलर की, जैसे मान लो कि कम से कम, वही बात है कि हर कलर की बॉल हो जाए, ये कहने का मतलब इसका है हर कलर की कम से कम एक बॉल तो हो जाए। तो मान लो आप सिचुएशन सोचिए, सबसे खराब सिचुएशन लेके चले, सबसे खराब सिचुएशन हम सबसे बड़ी को लेके चलेंगे। सबसे पहले मैंने हाथ उसमें डाला, 54 बार में सिर्फ व्हाइट ही को निकाला, 54 टाइम्स मैंने व्हाइट ही निकाला, तो 54 हो गई। फिर दोबारा हाथ डाला, 38 टाइम में, मेरा दुर्भाग्य ऐसा 38 टाइम में किसको निकाल पाया, रेड को। फिर मैंने हाथ डाला 28 टाइम, अभी तक मैं, जब तक मैं पूरे कलर को फिट नहीं कर पाऊंगा तब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा। फिर मैंने अटेम्प्ट मारा तो 28 टाइम येलो हो गया, फिर अटेम्प्ट मारा 26 टाइम मेरा कौन सा ग्रीन है, फिर अटेम्प्ट मार रहा हूँ 20 टाइम मेरा ब्लू हो रहा। अब ध्यान रखना, अब मुझे 1 2 3 4 5 कलर की निकल चुकी है, अब मुझे एक कलर और चाहिए। जैसे ही मैं एक कलर की निकालूंगा मेरा अटेम्प्ट फिनिश। तो मुझे एक अटेम्प्ट और मारना पड़ेगा। उनको जोड़ कीजिए, इनको जब आप जोड़ करोगे तो आएगा आपका 166। ठीक है, यानी कि मैंने सबसे रॉस्ट सिचुएशन लगेगा, मतलब मैंने पहले उसमें हाथ डाला रैंडमली, मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि 54 बार मेरी व्हाइट व्हाइट बॉल निकल, फिर दोबारा हाथ डाला, मेरी इतनी किस्मत खराब हुई कि 38 बार रेड ही निकल पाई। अब मुझे मिनिमम सभी ग्रुप सभी कलर की चाहिए, लेकिन निकल नहीं पा रही है। तो मैं सबसे खराब सिचुएशन लेके चलूंगा, सबसे खराब में सबसे पहले बड़े से लेके चलूंगा। तो 54 लिया, 38 लिया, 28 लिया, फिर आपका 26 लिया, और फिर 20 लिया। अब मैं जैसे दोबारा एक बार और अटेम्प्ट मारूंगा, बॉल निकालूंगा, तो आपको कौन सी निकल पाएगी, ब्लैक। इसका मतलब आपका अटेम्प्ट पूरा। अब आपके सब कलर पूरे हो चुके हैं, मिनिमम कलर पूरे हो चुके हैं। इट्स मीन योर आंसर इज 167, तो योर आंसर इज सही है, 167। तो इसका मतलब आपके दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्यूट करेक्ट। यहां तक कोई डाउट प्लीज? अगर किसी को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीएससी में 3 क्वेश्चन आएंगे, इस अगर यूपीएससी टफ क्वेश्चन बनाएगा तो ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। इसमें दिया, ध्यान रखना, ये दोनों अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपसे इसको संख्या को बदल दे, मान लो संख्या को बदल दिया, ठीक है ना, अगर संख्या को बदल दिया
मान लो संख्या कुछ भी कर दी, रेड अगर देखो यहाँ तो बॉल कर दी, हो सकता है आपको बॉल की जगह कोई भी चीज पेन कर दे, हो सकता है आपको सूज कर दे। सूज में ध्यान रखना पेयर निकलेगा, कम से कम 2 पेयर, जब तक सूज पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा जोड़ा नहीं निकले, तो उसमें 2 का ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कैसे भी बनेगा, बट एक पैटर्न का सवाल पक्का यूपीएससी में आएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसी पैटर्न। इसलिए आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम इस पीवाईक्यू को सॉल्व करते समय आपके 10-20 पैटर्न फिक्स डेवलप हो जाएंगे, तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला करते हैं इसको, यार समझ में आ गया। अगला ऑलरेडी मैंने करवा दिया था, आपने वीडियो देख लिया होगा। ये मैं कहूंगा, अगर आपसे मैं कहूं तो ये इस 2023 के सीसेट के पेपर में सेकंड सबसे इजी सवाल था। एक इजी और आएगा, उसको मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये सेकंड सबसे इजी सवाल था ये वाला, है ना। ये आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे, और कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, मुझे पता है सभी इसको कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ऑलरेडी करा चुके हैं, इसको कर लेंगे। अब इस टाइप की यूपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछने लग गई आपसे, स्टेट में आंसर देखो 38 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ये कह रहा है कि जो इसमें जो ये क्वेश्चन किया गया है, ये क्वेश्चन किया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको कितने स्टेटमेंटों की जरूरत पड़ेगी, ये आपका आंसर। ये ऊपर में से ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सबसे अधिक एज वाले व्यक्ति को आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे अधिक एज वाले व्यक्ति को फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम कितने कथन चाहिए आप? एक कथन से काम हो जाएगा क्या आपका? 2 कथनों से काम हो जाएगा क्या? 3 से, 4 से, 5 से? तो कितने स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी इसके आंसर तक पहुंचने के लिए? और क्वेश्चन का आंसर क्या है कि सबसे बड़ा एज वाला व्यक्ति कौन, उसका आंसर देना है। तो सबसे अधिक उम्र का करना है। अब स्टेटमेंट पढ़ते जाइए। ए आयु में बी से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे हम? ए ग्रेटर देन बी। यहाँ तक सिंपल सा लिखते जाइए, जल्दीबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, जस्ट आराम से रिलैक्स होके कीजिए। ए ग्रेटर देन बी, अजू कह रहा है सी और डी, अब सी बराबर डी है, तो अभी तक हम क्या है, बड़ा नहीं निकाल पाए, कौन बड़ा है? ठीक है, ई आयु, अब ई तो सबसे छोटा है, अगर ये पूछता है सबसे छोटा कौन सा, डायरेक्टली हम कहते भाई ई सबसे छोटा है, लेकिन इसने सबसे छोटा पूछा नहीं, तो ई क्या है? ई तो आएगा सबसे लास्ट में, ध्यान रखना, ई सबसे लास्ट में रहेगा, सबसे छोटा है। ठीक है, तो ई सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन उसने पूछा है सबसे बड़ा। अगला क्या कर रहा है? एफ आयु में डी से छोटा है। अब मान लो मैं डी को अगर बड़ा करूंगा, एफ को मैं यदि छोटा करूंगा, तो आप सभी जानते हैं सी और डी बड़ा है, इसका मतलब एफ से बड़ा सी भी होगा। ये बात तो सही है नहीं? ठीक है, यहां तक पता लग गया इस स्टेटमेंट के आधार पर। ध्यान रखना, अभी तक मुझे हर स्टेटमेंट काम आ रहा है, मैं इससे ए और बी को बड़ा कर पा रहा हूं, इससे मैं यहां दोनों काम आ गया नहीं आ गया मेरा सी और डी। ई सबसे छोटा है तो ऑटोमेटिकली काम आएगा, क्योंकि सबसे छोटा डिफाइन है ऑलरेडी, तो ये तीसरा स्टेटमेंट मेरा काम आ गया। चौथा स्टेटमेंट मेरा काम आ रहा है, एफ आयु में डी से छोटा है, ये मैंने जमा दिया, एफ आयु में डी में से छोटा है, तो डी मैंने बड़ा कर दिया। अब जैसे डी बड़ा किया तो सी, चूंकि आपको पता है सी और डी बराबर है, तो अपने आप सी बड़ा हो जाएगा एफ से। एफ आयु में ए से बड़ा है, इसका मतलब ये हो जाएगा ये ए से बड़ा है। अब ए किससे बड़ा है? बी से बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा है? ई हो गए, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? अब ध्यान रखना, अब भी आप फंस गए, है ना। लेकिन अगर मैं इसमें ध्यान रखूं, उसने पूछा है सबसे अधिक आयु के व्यक्ति, और व्यक्तियों पूछा है, या तो एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति, तो इसमें 2 व्यक्ति सबसे अधिक आयु के, सी और डी, क्योंकि सी और डी की एज बराबर है इस, तो सबसे ज्यादा अधिक आयु के हमने निकाल लिया कौन है, सी और डी। लेकिन इसके लिए दोस्तों सारे स्टेटमेंटों की जरूरत पड़ी, इसमें एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं, अगर इसके एक स्टेटमेंट को मैं हटा दूं तो आंसर देने में मैं असफल हो जाऊंगा, मैं आंसर तक नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मुझे 5 स्टेटमेंट चाहिए, 5 का आंसर देने के लिए मुझे 5 स्टेटमेंट जरूरी है। मैं अगर एक स्टेटमेंट को भी यदि हटा दूं तो मेरा आंसर नहीं निकल पाए। इसलिए ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी लगातार पूछ रहे हैं आपसे, कि देखो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज नॉट टफ, क्वेश्चन इज इजी, बट उसका मेथड और उसके फाइंड आउट करने का आंसर का तरीका थोड़ा लेंथी, और कोई लेंथी नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो इजी वे है, बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसमें 5 स्टेटमेंटों की हम जरूरत पड़े। ऐसा ही कैसा क्वेश्चन ये आ गया आपका, सेम टू सेम क्वेश्चन यही तो है, 39 का क्वेश्चन इज नॉट डिफरेंट। यहां तक कोई डाउट किसी को? देखो ये एक अपने आप में आप मतलब 100 मेथड 100 क्वेश्चन भी कर लोगे ना पीवाईक्यू के, इट्स मींस योर 100 प्रकार के जो मेथड है क्लियर हो जाएंगे। 100 टाइम की जो मेथड है आपके पता एकदम क्लियर हो जाएंगे, और आपको सी सेट में कितना भी टफ बना दे यूपीएससी, 40 अगर मैथ रीजनिंग के आ रहे हैं तो 30 से कम कोई नहीं रोक सकता। शर्त यह है कि अगर मैंने बताया है, जैसे वीडियो खत्म हो एक बार खुद ट्राई करें, और इसी प्रकार का 1-2 क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू मिल रहा है तो उनको खुद और ट्राई कर लो, आपका टफ
आपका सॉल्यूशन अच्छे से हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जाता हूं। देखो सिंपल सा है, अगर प्लीज किसी के भी समझ में नहीं आए तो बता दीजिए, अदरवाइज ये वीडियो में कल रात को लेट हो गया था, कल ही रिकॉर्ड करने वाला था रात में, लेकिन मैं चाहता हूँ लाइव इसको देख ले। कोशिश करूंगा अगर किसी नाइट को नहीं हो तो दिन में मैं आपका कंपनसेट पूरा करूंगा, लगातार 10 दिन आपकी वीडियो चलेगी। मुझे कम से कम 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने, 100 से 150 क्वेश्चन पी वाई क्यू। पहले 23 का पेपर, फिर 22 का, फिर ऐसे पी वाई क्यू के 100 से। और जो क्वेश्चन एक्सट्रीमली टफ होगा ना, मैं उसको स्किप कर दूंगा, उसकी जरूरत नहीं है हमें करने की अभी। ठीक है ना, हालांकि मैं करवा दूंगा सॉल्यूशन, लेकिन आपको उसको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन पकड़ लो, देख ये वाला मेथड पकड़ लो 36 वाला। अब ये 38 वाला पकड़ लो मेथड। 38 का जैसा जैसा क्वेश्चन 39 है, सेम टू सेम क्वेश्चन 39 है। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। ये कह रहा है किसी परिवार के 5 सदस्य, ध्यान रखना प्रश्न आपका ये है और आंसर देने के लिए 4 स्टेटमेंट है आपके पास, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कितने स्टेटमेंटों से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस सिंपल सा है। तो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। यूपीएससी पहले आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का पूछती थी, अब वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ना पूछ कर क्वेश्चन में फंसा रही है ब्लड रिलेशन को। है तो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का ही है, लेकिन उसने उसको फंसाया, ब्लड रिलेशन को उसने फंसा दिया क्वेश्चन के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में। देखो अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, ई का बी से क्या संबंध है, यानी कि ई और बी का अगर मुझे संबंध पता लग जाएगा, मान लो एक स्टेटमेंट से पता लग गया तो मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा, 2 से लग गया तो मुझे आंसर तक पहुंच जाऊंगा, 3 से लग गया तो मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा। तो मुझे ई और बी का संबंध पता करना है। संबंध चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जस्ट फाइंड आउट करना है इनका संबंध बन रहा है नहीं बन रहा। और संबंध शायद इनका पति पत्नी का हो, चाचा भतीजा का हो, दादा दादी का हो, खुशी का हो, उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। वो क्वेश्चन नहीं पूछा है मुझे कि दादी लगता है कि फूफा लगता है, क्या लगेगा। उसने जब इस तरह पूछा कि इन दोनों का रिलेशन बना और बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है, क्वेश्चन ने पूछा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त कथन और कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी कि ये 3 स्टेटमेंट सही है, 1 3 4 सही है, या सभी मिलकर के आपको आंसर देने के लिए चाहिए, तो वो आपसे पूछा है। तो देखिए करते हैं सॉल्व। देखो ए और बी दंपति है, यानी कि दंपति मतलब पति पत्नी, क्या है पति। लेकिन अभी तक हम ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि इसमें पति कौन है पत्नी कौन है। इतना जरूर पता है कि दोनों दंपति, ठीक है, यानी हस्बैंड वाइफ है, लेकिन हम ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कौन हस्बैंड और कौन वाइफ। लेकिन होल्ड रहो, तो इसका मतलब अकेला इससे हमारा स्टेटमेंट नहीं चल पाएगा काम, ये बात तो सही है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट से हमारा पूरा काम नहीं चल पा रहा, लेकिन एक हमें है जरूरी पड़ गई क्योंकि ए और बी में रिलेशन पता लग गया। अगला क्या कह रहा है, डी। डी पिता है सी का। अब यहाँ डी से कोई संबंध नहीं हुआ, सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि इनमें से कोई संबंध मिले। सबसे पहले ये देखो, ए और सी बहनें हैं, इसको सोचो, ए और सी बहनें हैं। अब ध्यान रखना कि सी है। अब ध्यान रखना, इससे एक चीज क्लियर हो गई, इस चौथे स्टेटमेंट को मैंने यूज किया, अभी तक मैंने पहले को यूज किया है और चौथे को यूज किया है। चौथे से मुझे एक पता लग गया, ये दोनों सिस्टर है, इसका मतलब ए क्या है, फीमेल है। इसका मतलब ए क्या होगी आपकी, इसकी वाइफ। बी की वाइफ क्या हो गई, ए। समझ गए संबंध को, ए क्या है, वाइफ ऑफ द बी। क्यों पता लगा, क्योंकि हमें इसका जेंडर पता लग गया। जेंडर पता क्यों लगा, क्योंकि सी और ए दोनों बहन है, बहन मतलब सिस्टर है, इसका मतलब ए भी क्या है आपका, फीमेल। यहां तक इसका मतलब मुझे कथन फोर भी जरूरी पड़ गया। अगला, अगला कह रहा है डी पिता है सी का। अब मान लो ये हो गया, डी पिता है सी का, लेकिन अभी तक ई नहीं आया, इसका मतलब अभी तक हमारा काम नहीं बन पाया आंसर तक पहुंचने के लिए। लेकिन मुझे समझ जरूरी है क्योंकि ई पुत्र है डी का। ये क्या होगा, ये ध्यान रखना, ये इसको देखो, डी पिता है, ये पिता है, और नीचे एरो तरफ ये ई का है, इसका पुत्र है। अब देखो, अब क्या मैं ई और बी का संबंध बना पा रहा हूं, नहीं बना पा रहा हूं। देखो ई का पिता क्या है, डी, ठीक है ना, और ई किसका पिता है, डी का, और ई किसका पिता है, सी का। ठीक है, इसका मतलब ई और सी कहीं ना कहीं क्या है, भाई बहन है, और सी और ए बहन है, तो ई भी मतलब इसकी बहन हो गई, और ये क्या हो गया फिर इसका पति। तो अपने आप कोई कोई संबंध तो है, ये बहन का पति क्या होगा, लग जाएगा। इसलिए मुझे इस आंसर तक पहुंचने के लिए 5 4 स्टेटमेंट की जरूरत है। इसमें से मैं एक स्टेटमेंट हटा दूं, मेरा आंसर नहीं पहुंचा, हर स्टेटमेंट की मुझे जरूरत पड़ी है। इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, मुझे सभी स्टेटमेंटों की जरूरत पड़ी है आंसर देने। दैट्स योर आंसर इज सी। अब मुझे देखो, ध्यान रखना, एक चीज समझो, ये एक मेथड है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज नॉट टफ, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका है। अब जो मैं अभी आपको बता रहा था दोस्तों कि सी सेट 2023 का सबसे इजी सवाल अगर कोई है तो 40 नंबर। अगर कोई आप में से अगर सी सेट 2023 में अगर इस क्वेश्चन को छोड़ के आया है
तो इसका मतलब सोच लो 2.5 नंबर की, मतलब 2 नंबर की पेयर पे कुल्हाड़ी मार के। इतना इजी सवाल है सीसेट का पेपर का, सबसे इजी। फर्स्ट नंबर पे इजी ये है, सेकंड नंबर पे मैंने ये बताया था आपको, ये सबसे इजी। बाकी इसमें बहुत टफ सवाल है, अभी और भी आएंगे आपको देखना। बहुत अच्छे सवाल बनाए हैं जो नॉर्मली हम सीसेट के लिए नहीं पढ़ते हैं। इस बार तो हम सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉर्मली हम नहीं पढ़ते, ध्यान रखना। लेकिन इस बार इसने अच्छे बनाए, वो देखिए प्लीज, देखो। यहां तक किसी को डाउट है, प्लीज जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार का एक छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन, ठीक है ना। आप समय नहीं है कि अपने आप को छुपाओ, कोई भी डाउट है प्लीज क्वेश्चन आप पूछिए, ठीक है। सभी सभी और लोग जुड़े हुए प्लीज, सभी का ध्यान रखना है इसमें। और देखो ध्यान रखना, अगर ये मैथ, अब देखो मैंने सिंपल से आपको एक तरीका बता दिया। अब ये क्वेश्चन मान से हो सकता है अगर मेरा आंसर इसमें 2 स्टेटमेंट से चल जाता तो मैं लिख देता हूँ 1 और 2 से मेरा आंसर पहुंच गया। अगर एक क्वेश्चन ऐसे होता कि सी का बी से क्या संबंध है एक ही जगह, तो मेरा पहले और और चौथे से आंसर चल जाता, या पहले और दूसरे से भी मेरा आंसर हो जाता। लेकिन इसने आंसर कैसे पूछा है, इसने आंसर पूछ दिया ई का संबंध, ई के लिए मुझे 5 तक जाना। तो जैसे आंसर क्वेश्चन पूछता है, मुझे आंसर देने की जरूरत पड़ी, जितनी डेटा की जरूरत पड़ी वो डेटा कौन, ठीक है। तो मुझे लगता है सभी को, और लोग हैं उनको क्लियर हो गया, अगर वो नहीं बोल रहे। लेट्स गो, 40 नंबर का क्वेश्चन बताएगा कोई, क्या आंसर होगा इसमें? 40 नंबर का क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है, प्लीज बताइए आंसर। मैं उसका फिर कारण भी पूछूंगा आपसे, प्लीज। आंसर इज डी, हाउ, क्या रीजन है इसका, क्यों आंसर डी है? आंसर डी इज करेक्ट, ठीक है। और मुझे पता है आप समझ होंगे, देखो ध्यान रखना, इसमें आपको ध्यान रखना है जो डिफरेंट, जो सबसे डिफरेंट अलग हो, ठीक है ना। 7 अभाज्य संख्या, 37 अभाज्य, सब अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य, लेकिन इसमें एक भाज्य 91, 91 भाज्य संख्या है, क्योंकि 13 से अंत है 91, 13 को मल्टीप्लाई करेगा 7 से तो 91 आता है, इसलिए आपका आंसर है डी। सही है, प्राइम नंबर से सही है, अभाज्य संख्या के आधार पर सही है, प्राइम नंबर सही है, डी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो ढूंढ ढूंढ के कर ही देना भाई, 10 5 आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना, ठीक है। मैंने कंप्रीहेंशन के इसके पूरे करवा दिए, वीडियो आपको मिल जाएंगे, पड़े होंगे नहीं, मैं 1 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे, प्लीज उनको जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखो, इसमें मैं ये वाला क्वेश्चन अभी आपके लिए छोड़ूंगा, 46 नंबर, ये सबसे टफ है। अब ऐसा क्वेश्चन टफ है, मैं इसको बताऊंगा आपको जब भी, मैं अभी आपको एक बार, बहुत जिनको बहुत फ्रिक्वेंट वे में आपको मेथड समझ में आ जाए वैसे क्वेश्चन अगर मैं बता दूं उनको बता, जैसे ये है 44 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है आप आराम से इसका आंसर कर। देखो, कोई मूलधन पी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित आर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में क्यू हो जाता है। मूलधन पी से क्यू हो जाता है, ठीक है। यदि वही मूलधन पी वार्षिक रूप से संयोजित एस परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में क्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये पूछा है 1 वर्ष में क्यू हो जाता है, ठीक है। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही होगा, आर और एस का संबंध पूछा है। देखो आप सभी जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज दर में एक खास बात होती है, चक्रवृद्धि ब्याज दर का आप फॉर्मूला जानते हो, P इंटू 100 + R/100 की पावर T माइनस P, ये चक्रवृद्धि ब्याज दर का फॉर्मूला होता है। यानी मूलधन घटा देंगे चक्रवृद्धि ब्याज दर निकले, T यानी समय, R यानी दर, ठीक है, जो भी होगा। अब इसमें एक चीज है, चक्रवृद्धि ब्याज दर का जो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज दर में गणना आप किस टाइम पे कर रहे हो उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज दर में मान लो वार्षिक गणना कर रहे हो तो आपका आर आर रहेगा, टाइम भी आपका टाइम है जितना दिया गया है। लेकिन अगर इसको मान लो आप अर्धवार्षिक कर रहे हो तो आर तो हो जाएगा दोस्तों आधा, और टाइम हो जाएगा दोगुना, क्योंकि 2 बार आपको क्या करनी पड़ रही है, काउंटिंग करनी पड़ रही है, 2 बार, 6 महीने पहले और 6 महीने बाद, ठीक है, सिंपल सा। अगर मान लो आप क्वार्टरली हर 4 महीने में कैलकुलेट कर रहे हो तो आर हो जाएगा आपका 4 से भाग दे देंगे, और टाइम हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। अब इसमें आपसे पूछा है कि देखो आर और एस दोनों परसेंटेज ऑफ द है। अब आर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज को दिखाता है यहां पर 1 वर्ष का, और ये जो यहाँ एस है ये भी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देगा, वार्षिक रूप से संयोजित है। लेकिन ध्यान रखना जो आर है, जो आपका ये आर है, ये अर्धवार्षिक रूप से यहाँ संयोजित कर रहा है, ये अर्धवार्षिक है आपका, और यहाँ आपका जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से एस है। अब इसमें से पूछा है कि आर और एस का संबंध क्या है। देखो क्वेश्चन तो पढ़ने के तरीके से तो इजी है, लगने को तो थोड़ा इजी लग रहा है, लेकिन इसके आंसर को निकालना इतना आसान नहीं है।
नॉर्मली आप नहीं पता, लेकिन आप हैंड आउट क्योंकि सब कुछ आपको पता नहीं है क्या है, आर क्या है, एस क्या है। लेकिन एक थोड़ा सा लॉजिक इसमें याद रखना नॉर्मली, कि इसका एक बार आंसर भी आप देख लेना, मैं बताऊंगा उसके बाद मिला के। एक बात ध्यान रखना, जब आप आर को अगर अर्धवार्षिक कर रहे हो, इसने क्या कहा है कि वही वही क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, कोई मूलधन पी से, मतलब पी लिया, 100 कर दिया, प्लस आर को मैंने आधा कर दिया, आर को मैंने आधा कर दिया और इसको दोगुना, मतलब रेट को दोगुना कर दिया, क्योंकि अर्धवार्षिक हो रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज दर एक वर्ष में ये कितना हो रहा है आपका, क्यू हो रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार, तो इसी प्रकार क्या करा है इनका, बेसिकली क्या करा है कि जो मिश्र धन है वो बराबर आ रहा है, मिश्र धन बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ध्यान रखना, अगर मैं मिश्र धन बराबर आ रहा है तो इसका मतलब रेट का संबंध क्या है। तो आप सिंपल सी सोचिए, अगर रेट मान लो मैं 10-10 ले लूँ, एक सिंपल से रहूँ 10-10 ले लूँ, तो इसमें कैलकुलेट करूंगा तो 5 कर दूंगा रेट अर्धवार्षिक में, और इसमें 10 ही रहेगी, और 10 को मैं टाइम दूंगा 1 वर्ष, तो आपका रुपया कितना कितना हो जाएगा, मूलधन 110। सिंपल सी बात है नहीं। अगर मैं अर्धवार्षिक से करूंगा तो आपका मूलधन हो जाएगा 110.5। इसका मतलब अर्धवार्षिक में आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो अर्धवार्षिक में मूलधन ज्यादा, मिश्रधन ज्यादा है, उसने मिश्र, क्यू का मतलब मिश्रधन है, तो मिश्रधन ज्यादा आएगा। इसका मतलब अगर दोनों मिश्रधन बराबर आ रहे हैं, तो इसका एक संभावना यह है कि गारंटी से आर छोटा होगा, क्योंकि आर अगर उसके बराबर है तो मिश्रधन इस आर का ज्यादा आता, क्योंकि अर्धवार्षिक कैलकुलेशन है। लेकिन ये दोनों का मिश्रधन बराबर आ रहा है, तो इसकी एक ही कंडीशन है कि आर यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस कम होगी, चाहे वो छोटी सी भी कम हो, पॉइंट है कि कम हो, लेकिन एस की तुलना में कम होगी, क्योंकि एस की कैलकुलेशन हो रही है वार्षिक, उसकी अर्धवार्षिक, और अर्धवार्षिक में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अगर उन दोनों का मूलधन एक साल बराबर हो, मिश्रधन एक साल बराबर हो रहा है एक साल बाद, तो इसका मतलब है कि उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो आर इसमें कम होगी, एस ज्यादा होगी। इसका मतलब आंसर इज योर बी। समझ लेना, ध्यान रखना, क्योंकि अर्धवार्षिक कैलकुलेशन हो रहा है उसका, उसका वार्षिक कैलकुलेशन हो रहा है, उधर उसको मतलब 10 है, इसका भी 10 है। जब आप 10 दोनों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10-10 मान लो, तो उसका कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा, 10 रुपये, तो टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा, 110, 111। इसका मतलब बराबर की सिचुएशन में हमेशा अर्धवार्षिक का ज्यादा आएगा, अगर ज्यादा करूंगा तो अर्धवार्षिक का और ज्यादा आएगा, अर्थात कम करने के लिए मुझे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को दूसरे से कम करना। इसका मतलब आर का मान हमेशा कम होगा इससे, अगर उनका मिश्रधन बराबर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर का, ये क्वेश्चन भी देखो मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन भी थोड़ा इतना आसान नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं इसको, इस क्वेश्चन को भी करना आपके लिए इतना आसान नहीं है। ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक सिचुएशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि ऐसे कितने धन पूर्णांक है, ऐसे कितने धन पूर्णांक है। ओके, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, और इसी क्वेश्चन को समझा करके, मेरे पास 8 मिनट का समय, क्योंकि मैंने इससे टाइम फिक्स किया हो, ठीक है। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ और आराम से समझाऊँ। देखो चक्रवृद्धि ब्याज दर में एक होता है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दर में मिश्र धन बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में पी इंटू 100 + R/100 इंटू टी, और ब्याज बराबर क्या होता है आपका, पी इंटू 100 + R/100 इंटू टी - पी, ये घट जाएगा तो आपको ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अब ब्याज पूछे उसने मिश्र धन की, ठीक है। तो ये मिश्र धन निकालना है कि मिश्र धन तो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, मिश्र धन बराबर आ रहा है। लेकिन अब ध्यान रखना इसने क्या कहा है, ध्यान रखना, जब अगर समय वार्षिक हो तो आर बराबर आर होगा और टी बराबर टी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो 10% एक वर्ष के लिए मान लो, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो मैंने एस बराबर, मैं आर बराबर, मैंने यहाँ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, या पहले बारे में R% है, आर बराबर मैंने मान लिया 10 मान लिया, तो इसका अगर मैं 100 रुपये मैंने मूलधन मान लिया, तो 110/100 इंटू आपका एक टाइम होगा, तो लगभग आपको कितना आ गया मिश्रधन, 110 रुपये। कितना आ गया, 110 रुपये मिश्रधन। अगर मैं इसको, मतलब ये मैंने वार्षिक करी है, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एस मान रहा हूं, एस भी मान लो मैंने 10 मान लू, तो एस क्या है, वार्षिक, तो एस के रूप में तो 110 आएगा। लेकिन मैं अगर इसको अर्धवार्षिक कर देता, तो यहां पर ये पहली वाली सिचुएशन अर्धवार्षिक हो रही है, अर्धवार्षिक में क्या करूंगा, 10 की जगह मैं कर दूंगा इसको 5, क्योंकि आधा, और टाइम हो जाएगा दोगुना। तो कैसे होगा, 100 × 105/100 इंटू 105/100। तो अगर मैं इसको काटूंगा 100 से, ये कटेगा कितना, 21 20 21 20, तो 100 × 21 20 × 21 20, 2 0 कट गई, ये कितना होगा, 441। कितना हो जाएगा, इसको यदि मैं 5 से भाग दूंगा, मतलब कितना, 4 से भाग दूंगा, लगभग लगभग आपका
110 के ऊपर आएगा, 111 के समथिंग आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ब्याज दर मान लें मेरी सेम है और मैं रेट कैलकुलेशन इंटरेस्ट चक्रवाती बाद की कैलकुलेशन करने की जो मेरी रेट है वो अगर अर्धवार्षिक है तो उसमें मिश्रधन मेरा ज्यादा होगा, और अगर वो वार्षिक है तो मिश्रधन उससे कम होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों का मिश्रधन बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो अर्धवार्षिक आधार पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली है वार्षिक आधार पर जो कैलकुलेट कर रहा हूँ उससे कम होगी, क्योंकि बराबर में तो हमेशा आज का ज्यादा आता, लेकिन वो बराबर कर रहा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होती तो मिश्रधन कभी भी बराबर नहीं आता, लेकिन यहां कह रहा है कि मिश्रधन उनका क्यू है जो हमेशा बराबर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो अर्धवार्षिक आधार पर कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये कम होगी तभी तो बराबर आता है। अर्धवार्षिक आधार पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, ध्यान रखना अर्धवार्षिक, अगर आप ब्याज को जितना ज्यादा, अगर मान लो 6 महीने में करो तो आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, अगर आप बोलो उसको 4 महीने में करो तो ज्यादा ब्याज मिलेगा, और अगर आप उसको वार्षिक करो तो कम ब्याज मिलेगा। ध्यान है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। अगर आप 1 साल बाद कैलकुलेट करोगे तो 1 साल बाद ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, अगर आप 6 महीने में कैलकुलेट करोगे 6 महीने बाद लगेगा, 4 महीने में करो तो 4 महीने बाद लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, 3 महीने में करो तो 3 महीने बाद लगेगा, इसलिए इसमें हमेशा आर का मान छोटा हो। तो अर्धवार्षिक वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उनका मूलधन मिश्रधन बराबर आ रहा है तो अर्धवार्षिक का मान हमेशा छोटा होता है। इसी प्रकार उल्टा कर देते क्वेश्चन को, मान लो क्वार्टरली होती, तो क्वार्टरली होती, मान लो ये मान लो इसमें ये क्वार्टरली कर लेता और ये मान लो अर्धवार्षिक कर देता, तो हमेशा क्वार्टरली आर का मान फिर छोटा होगा। अब कोई डाउट है प्लीज, प्लीज अगर डाउट है प्लीज बताइए। ज्यादा डाउट है कोई का? ओके, देखो अभी मेरे पास 4 मिनट है, मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन ले लूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा कम टाइम लेगा, ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, तो मैं उसको नहीं। 47 वाला क्वेश्चन, 47 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बहुत आराम से कर देंगे इसको। 47 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 3 4 इन अंकों में से किसी अंक, इनको अंकों की संख्या बनानी है आपको, इन अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन अंकों को रिपीट नहीं करना है, मतलब अंकों को लगातार रिपीट नहीं करना है, ऐसे नहीं कि 1 1 2 2 कर दिया, ऐसे नहीं। और बने उन 4 अंकों की संख्याओं में 2000, अब 2000 से कम का मान है, इसका मतलब मैं हमेशा जो आपका सैकड़े हजार वाले अंक पे हमेशा आगे आगे में एक को ही रख सकता हूं, क्योंकि 2 को रखते ही 2000 से ऊपर निकल जाएगा। तो संख्या कौन सी बनेगी इसमें, मान लो एक बनेगी 1 2 3 4 12 34 बन गई। मैं ऐसे नहीं रख सकता इसको 2 1 3 4, क्योंकि 2000 से ज्यादा निकलना ही नहीं है मुझे, तो यहाँ हमेशा एक ही आएगा, क्योंकि उसने हमें प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध हमसे क्या लगाया, प्रतिबंध हमसे लगाया कि 2000 से ज्यादा उसका मान नहीं होना चाहिए, तो 1 2 3 4 कर दिया। फिर मैंने 1 2 कैसे कर दिया, इसको उल्टा ले लिया, इनको उल्टा कर दिया, 1 12 43 होगी। फिर मैंने 1 2 के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको 3 कर दिया, तो ये कितना हो गया 4 2। फिर इसको मैंने 3 कर दिया, तो ये कितने हो गए 2 4। सिंपल बात है। अब मैं इसके बाद 4 ले दूंगा, 1 4, तो कितनी हो जाएगी आपकी 2 3, और 1 4 3। ठीक है, तो 6 संख्या बनेंगी, इन 6 के बाद इनको जोड़ लीजिए, इन 6 इनका योगफल तो पूछा है उसने, योगफल क्या होगा, तो कर लीजिए। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 कितना होता है 18, 18 का 8, मतलब लगी आपकी एक। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16, और 16 और 2 18, 18 यू आर पहुंचेंगे इन द आंसर। ठीक है, 98 आ रहा लास्ट में, आप आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, पूरा जरूर ठीक है, नहीं तो इकाई के अंक दाई के अंक जोड़ के आप आंसर तक पहुंच। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे, कल के जाके क्वेश्चन कर दे कि इसको 3000 से कम मान नहीं होना चाहिए, तो मुझे एक स्टेज और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये 6 संख्या तो बनी गई, अब मैं इसमें 2 को और आगे लेके आऊंगा, 2 4 3 2 1 2 4 और ऐसे लेके आऊंगा। तो यूपीएससी क्वेश्चन अगर पूछे तो कोई लॉजिक आपको दे रही, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कोई टफ वो नहीं है, आराम से क्वेश्चन कर दिया होगा। ये भी क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है अगर आप समझ गए तो। अब ऐसा क्वेश्चन देखो, देखिए क्या हो रही है, देखिए इसमें एक चीज ये आ रही है हम कि जो भी हम क्वेश्चनों की अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले नहीं पढ़े। अब ये देखो 48 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कह रहा है कि एक व्रत पर आपने 12 वस्तुओं को 10 क्रमागत वस्तुओं के चयन की संख्या बताई कितनी है। मान लो एक घड़ी है, इसमें 1 2 3 4 5 6, नहीं इसका मतलब सही करो, घड़ी में कैसे करोगे, ये घड़ी है, इसमें हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, अब ये कह रहा है एक व्रत में व्यवस्थित 12 वस्तुओं में से दक्षिणावर्त 10 समय 10 क्रमागत वस्तुओं का चयन कीजिए। मान लो पहले मैंने वस्तु 2 पे रखी तो 12 पा जाएगी। ठीक है, 10 वस्तु करनी है आपको, 10 का चयन करना है क्रमागत रूप में। ठीक है, 10 क्रमागत, फिर मान लो 3 पे जाएगी तो 1 पे आ जाएगी, फिर मैं 4 पे जाएगी 10 पे आ जाएगी,
तो ये कह रहा है कि कितना चेन हो सकता है, तो 2 से स्टार्ट हुई, 2 पे आके खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कितना घूमना पड़ा उसको, 12 बार घूमना पड़ा, तो आंसर क्या होगा आपका, डायरेक्टली 12 होगा। यानी कि सीक्वेंस कह रहा है कि भाई पहले आपने अगर मान लो 12 पे रखी होगी और आपको 10 वस्तु, तो टोटल आपके पास 12 वस्तु है। अब आप 12वीं से चले हो तो कहां तक आओगे, 10 तक आओगे, क्योंकि 10 वस्तु चेंज करनी है। फिर दोबारा आप 1 से चलोगे तो फिर 11 तक आओगे, फिर 2 से चलोगे तो 12 तक आओगे, फिर 3 से चलोगे 1 तक आओगे। सही बात है, नहीं है, आपको 10 वस्तु चेंज करनी है सीक्वेंसिंग आधार पे। तो ऐसे आप अगर 12 से चले हो, 12 पे जाके एंड खत्म होगी, तो 12 बार आपके ऑप्शन होंगे, 12 बार आप चेंज कर सकते हो वस्तुओं का, अलग अलग प्रकार की वस्तु, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर क्या है, 12। तो अभी तक हमने 8-10 क्वेश्चन, जो 6-7-8 क्वेश्चन करे, कुछ अलग अलग मेथड के थे, ये हर क्वेश्चन एकदम अलग मेथड का है। प्लीज इसको धैर्य रखिए, इसको देखिए, इसी मेथड पे 1-2 क्वेश्चन आगे इसमें और है तो कीजिए। 2023 के पेपर में हर क्वेश्चन अपने आप में एक अलग मेथड रख रहा था। अगले वीडियो में आपके साथ में लेके चलूंगा, तो कम से कम आपके 10 सवाल और टफ सवाल लेके आएंगे, 10 सवाल जो काफी टफ है। दिक्कत यह है कि इसमें टफ सवाल, इसलिए टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है ना। ये क्लास मैंने 40 मिनट की रखी थी, कोशिश करेंगे कल अगर इसको जरूरत पड़ी तो हम 1 घंटे की कर लेंगे, लेकिन कल मुझे 2023 का पेपर करने की कोशिश करूंगा कि इसको खत्म किया। ध्यान रखना 2023 का ही टप है, उसके बाद बाकी सब इजी है। 22 में इतना टाइम नहीं लगेगा, 22 में आप 2 वीडियो